जी, आपने सवाल पूछा है तो ये मारिया बहन जो है शी इज रिकॉर्डिंग इट एंड शी कैन शेयर दिस इंटायर कॉन्वर्सेशन विद यू। वो आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो उसमें अगर आप देखें तो मेरा मसला हेल्थ का है, ठीक है ना। मेरे गांव में साफ पानी नहीं है। मैं जो पानी पीता हूँ उससे मेरा पेट जो है बार बार खराब होता है। तो मेरा मसला है। अब आपने इस मसले को समझने के लिए पहला काम क्या करना है? वो एक लफ्ज जो मैं ढूंढ रहा था वो है एहसास। आपने मेरे मसले के लिए एहसास पैदा करना है। आपको एहसास होना चाहिए कि ये एक फैसल शेरजान है, ये इस गांव में रहता है, इसका ये मसला है। मुझे एहसास करना है कि इसका मसला क्या है, कितना है, क्यों है, कैसे है, और ये इसकी जो डेप्थ क्या है, ये कहाँ तक जाता है। दवाइयाँ नहीं मुयसर, साफ पानी नहीं है मुयसर, साफ पानी से सारी जड़ है। तो पहला काम जो है मुझे समझने की जरूरत होगी जब मैं एम्पथाइज करूंगा। एहसास को एम्पथी कहते हैं। तो पहला जो डिजाइन थिंकिंग का जो स्टेप है वो एम्पथी है कि मैंने उस मसले से जिन जिन को फर्क पड़ता है उनको मैंने समझना है, अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी है, एम्पथी पैदा करनी है। मैंने अपने आप को उनकी जगह में बिठाना है। तब मुझे समझ आनी शुरू होगी कि इस मसले की जड़ कहाँ है, कहाँ तक जाती है, क्या है। ठीक है ना। तो तब मैं उसका जो है सोचना शुरू करूंगा कि अच्छा मुझे इस मसले को समझने की जरूरत है कि क्या है। अब देखिए, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने तकरीबन 20 साल पहले एक तो उन्होंने पोलियो पे काम शुरू किया, लेकिन अफ्रीका में उन्होंने सबसे पहले काम जो शुरू किया वो सिर्फ एक चीज पे किया। मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फाउंडेशन, एक काम, साफ पीने का पानी। उन्होंने स्टडी की, उन्होंने मसले को देखा, उन्होंने उस मसले की जड़ तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत रिसर्च की, उन्होंने वहां पर टीमें भेजी, उन्होंने बहुत खर्चा किया। और उनको अंदाजा हुआ कि क्योंकि साफ पीने का पानी नहीं है तो बीमारियां फैलती हैं जो पानी के थ्रू फैलती हैं। और जब वो बीमारियां फैलती हैं तो वो जो मुआशरा है, वो जो कम्युनिटी है, वो जो गांव है या गांव का क्लस्टर है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। क्योंकि अगर वो बीमार रहेंगे तो वो काम क्या करेंगे? जब वो काम नहीं करेंगे तो वो कमा नहीं सकते। जब वो कमा नहीं कर सकते तो वो अपने आप को और बेहतर नहीं कर सकते। वो अपने माहौल को बेहतर नहीं कर सकते। वो अगर साफ पानी का कोई जरिया है, उस पानी को अपने घर तक नहीं ला सकते। क्योंकि मैं बीमार हूं, मैं काम ही नहीं कर पा रहा, मेरी तबीयत खराब रहती है और मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो उन्होंने इस मसले को आइडेंटिफाई किया और उन्होंने कहा पहला काम जो है वो साफ पीने का पानी। आज भी पाकिस्तान में 70-80% लोग वो हैं जिनको साफ पानी मुयसर नहीं है। अब आप देखें कितना बड़ा ये एक सिंगल सा मसला है। हम सोचते भी नहीं है क्योंकि हम तो उठते हैं या मिनरल वाटर की बोतल पड़ी होती है साथ, या अगर कोई कूलर है तो कूलर में हमने रखी हुई होती है। अगर वो नहीं है तो हमने शायद घर में कोई फिल्टर लगाया हुआ हो, उस फिल्टर से हम पानी बोतलों में भर के रख लेते हैं कूलर में। नहीं कर सकते तो मैं कुएं से पानी निकालता हूँ। कुएं से जब मैं पानी निकालता हूँ तो एक कुदरती जो है अमल है उसमें कि वो पानी जो है वो दुनिया उसकी जमीन की लेयरों में से जब गुजर के आता है, सतह उसकी मल्टीपल लेयर्स हैं, उनमें से गुजर के आता है तो काफी हद तक वो साफ हो जाता है। उसमें जिसे टर्बिडिटी कहते हैं या डिजॉल्व सॉलिड्स कहते हैं वो कम हो जाते हैं। तो मेरे पेट पे जो है उसका वजन कम हो जाता है। तो मैं ये एक सिंपल सी चीज आपको इसलिए बता रहा हूं कि एम्पथी जो है, एहसास जो है, वो कितनी बड़ी चीज है। सिर्फ एहसास करना कि अगले का आपको एहसास हो। जी बिल्कुल बशीर साहब, नेचुरल फिल्ट्रेशन। और ये हमें, ये चीज जब आप सोचेंगे ना तो बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो हम नहीं देखते, लेकिन हम उनके हल निकाल सकते हैं। यही है मकसद इंसान का। कुल मकसद ये है कि मैंने हल निकालने हैं। और इबादत यही है। इबादत यही है क्योंकि मुझे वो सलाहियत किसने दी है? मेरे खालिक ने मुझे वो सलाहियत दी है।
तो जब मैं अपने खालिक की दी हुई सलाहियत को बरूकार लाऊंगा, उससे बेहतर इबादत नहीं होती। तो ये सारी चीजें ज़हन में रख के आपने सोचना है। तो पहली चीज जो है वो क्या है? एहसास, एम्पथी, कि मैंने ये समझना है कि ये मसला किसके लिए है, किसको दरपेश है। और आप देखेंगे कि एक शख्स से, एक FSJ फैसल शेरजान जो एक गांव में रहता है, जिसके पास साफ पानी नहीं है, ठीक है ना, उसको बीमारियां होती रहती हैं, ठीक है ना, वो प्रोडक्टिविटी नहीं होती, वो अपने घर को नहीं संभाल सकता। और फिर आप सोचें, करोड़ों लोग, यही मसला, यही एक मसला करोड़ों लोगों के लिए। तो ये जब आप करते हैं ना, तो फिर आप डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम को। सबसे पहले आपने एहसास किया, एम्पथाइज किया, समझने के लिए। फिर आपने डिफाइन किया। डिफाइन करने का मतलब यह है कि मैंने उसको हर जाविये से देखना है, मैंने उसका हर एंगल पर रखना है। मैंने ये देखना है कि अच्छा, ये एक आदमी का प्रॉब्लम है, या ये 100 का प्रॉब्लम है, लाख का प्रॉब्लम है, 10 लाख का प्रॉब्लम है, करोड़ का प्रॉब्लम है। और मैं डिजाइन थिंकिंग या जो भी डिजाइन थिंकिंग पढ़ाते हैं, वो कहते हैं द बिगर द प्रॉब्लम द बिगर द अपॉर्चुनिटी। जितना बड़ा प्रॉब्लम होगा, उतना बड़ा मौका मिलेगा आपको एंटरप्रेन्योरशिप का। एंटरप्रेन्योरशिप जो है, जब आप एक मसले को समझ लेते हैं और उसको डिफाइन कर लेते हैं, हर जाविये से उसको देख लेते हैं, एक एक चीज उसकी परख लेते हैं, फिर हम जाते हैं अगली स्टेज पे, और वो है आइडिएशन। क्योंकि हर मसले का जो है, मुख्तलिफ उसके हल है, एक हल नहीं है, एक से ज्यादा हल है। गलती नॉर्मली क्या होती है, लोग जंप करते हैं आइडिया की तरफ। ये लम्स में होता था, जब कोई टीम आती थी वहां पर, तो आते ही वो पहली बात ये करते थे, सर वी हैव एन आइडिया। तो मैं उनको कहता था, थ्रो योर आइडिया आउट द विंडो। वो मेरी तरफ देखते थे, वो कहते थे, ये बड़ा अजीब आदमी है, पागल आदमी है, कहता है थ्रो योर आइडिया आउट द विंडो। मैं इतना बड़ा आइडिया लेकर आया हूँ, ये कह रहा है आइडिया को उठा के खिड़की से बाहर फेंक दो। मुझे ये बताओ प्रॉब्लम क्या है? जितना बड़ा प्रॉब्लम, उतनी बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी। तो आइडिएशन जो है, वो उस वक्त तक आपने नहीं करनी, नहीं सोचनी, जब तक आप पहले प्रॉब्लम को डिफाइन ना कर लें। प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए पहले आपने एहसास, एहसास करेंगे, प्रॉब्लम को परखना शुरू करेंगे, डिस्कवर करना शुरू करेंगे, तो आपको बहुत सी चीजें नजर आएंगी। और वो डेफिनेशन है, ताकि हर एंगल से वो पूरी तस्वीर आपके सामने आए। उसके छोटे छोटे पुर्जे होंगे, वो छोटे छोटे पुर्जे जोड़ने। फिर आप जाएंगे आइडिएशन की तरफ, कि अब मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, मेरे पास आइडियाज क्या है, मेरे पास तरीके क्या है। और यहां पर जो बुनियादी चीज आपने फिर जहन में रखनी है आइडिएशन पे, नो आइडिया इज अ बैड आइडिया। नो आइडिया इज अ बैड आइडिया। when you're doing ideation, you have to do wild ideation, wild thinking। जो सबसे absurd आइडिया लगता है ना, सबसे पहले उसको दीवार पे लगाएं, कि ये एक ऐसा आइडिया है कि बिल्कुल ही पागल है, ठीक है ना, ये तो पागल बन गए उस हद तक है, लेकिन उसको डालें। जब पहले शख्स ने घोड़े पे बैठने के लिए काठी बनाई, तो सबने कहा ये पागल आदमी है, ये काठी पे कैसे बैठेगा, ठीक है ना, ये तो हो नहीं सकता, घोड़ा तो भागेगा, जब घोड़ा भागेगा ये अनबैलेंस होगा, ये गिरेगा। फिर उसने सोचा, उस आइडिया को उसने और रिफाइन किया। फिर उसने उसके स्ट्रैप्स बनाए। फिर उसने घोड़े के जो है पेट के गिर्द उसको बांधा, टाइट किया। अब वो हिल नहीं रहा था, अब उसपे वो बैठ सकता था। अब वो बैठ गया, टांगे लटक रही थी नीचे। अब भी जो है हर कुछ नहीं कर सकता था जो वो करना चाहता था। तो उसने फिर क्या किया, उसने रकाब, कोई और आया, उसने कहा कि यार इस पे बैठना तो ठीक है, लेकिन यार ये पैर, ये टांगे नीचे लटक रही होती हैं, तो बात नहीं बनती, खड़ा नहीं हो सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते।
शिकार करना है, तीर नहीं चला सकते क्योंकि मैं घोड़े पे बैठूंगा या मैं तीर चलाऊंगा। तो किसी ने आके कहा कि पैरों के लिए कुछ होना चाहिए, तो रकाब आ गई। अब आप देखें, प्रोसेस देखें आप, कहाँ से शुरू हुआ, क्या हुआ। अब एक मैं, क्योंकि मैं तैयारी करता हूँ हमेशा एग्जाम्पल्स के साथ ना, क्योंकि एग्जाम्पल्स के साथ ही समझ में आती है। और जो हमारे अपने रोजमर्रा के एग्जाम्पल्स हैं, अब बहुत सो आपने, तकरीबन सबने, आपने पाकोल देखी होगी। पाकोल वो टोपी है जो हमारे शुमाली इलाका जात में पहनी जाती है। पश्तून भी पहनते हैं, वो अपनी पगड़ी भी पहनते हैं और पाकोल भी पहनते हैं। मेरे पास तो तीन चार पाकोल हैं। और उसकी वजह है कि एक तो मुझे अच्छी लगती है, दूसरी, अगर आप सिर्फ पाकोल को देखें तो आपको समझ में आएगी डिजाइन थिंकिंग होती क्या है। एक ट्यूब है, आप समझें कि बुनी हुई एक ट्यूब है, एक थैला सा है। उस थैले को रोल करके, रोल किया जाता है, उसके रोल्स बनते हैं और उसको फिर सर पे रख देते हैं। अब वो आपके सर पे बैठा हुआ है और वो रोल्स जो है वो आपके माथे के इर्द गिर्द है, ठीक है ना, आपने सर पे पहना। कभी आपने सोचा यार ये क्यों ऐसे है, ये रोल क्यों है इसमें, ये लंबी चौड़ी ट्यूब क्यों है। ये नॉर्मल जैसे हम बेसबॉल कैप पहनते हैं, टोपी है, सर पे पहन ली, थोड़ा सा अपने आप को मैंने कूल दिखाना है तो मैंने उल्टी पहन ली। लेकिन पाकोल जो है वो सदियों से पहनी जा रही। तो जिसने पहले डिजाइन की पाकोल, उसने क्या सोच के डिजाइन की, उसने अपने माहौल को देखा। उसके माहौल में क्या होता था, सर्दी होती थी, अच्छी भरी सर्दी में। शुमाली इलाका जात से ये शुरू हुई, जिसे हम आज गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, पाकोल वहां से शुरू हुई और फिर बाद में दूसरे इलाकों में फैली, पश्तूनों में फैली, फिर अफगानिस्तान में भी पहुंच गई। तो उसने कहा कि मैंने सर पे एक ऐसी चीज पहननी है जिससे मेरा सर गर्म रहे। तो एक तो ऊन की बनी होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए। सर्दियों में मैंने वो पहननी है, गर्मियों में भी मुझे वो टोपी तो पहननी है, क्योंकि मैंने अपनी जो है एक शख्सियत मैंने बनानी है, तो मेरी शख्सियत का भी हिस्सा है। अब देखें आप डिजाइन थिंकिंग कैसे अनरेवल होती है। तो मेरी शख्सियत का भी हिस्सा है, मेरे सर पे पाकोल है, मेरी पहचान है। फिर ये ट्यूब क्यों है, इसके दो मजेदार दो तीन चीजें हैं। क्योंकि जब लोग ट्रैवल करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो वो इसमें अपना खुर्दनी सामान लेकर जाते थे। वहां पर क्योंकि उस किस्म की गुड़ हो गया या चने हो गए या बेरीज हो गई या फ्रूट हो गया, ठीक है ना, तो उसमें वो डाल के कैरी करते थे। और जहाँ होता था, निकाल के जब खा लिया तो उसको लपेटा और सर पे रख लिया, ठीक है ना। तो ये उसका एक और मकसद था। फिर सर्दी जब ज्यादा पड़ती है, अब मैंने सिर्फ अपने सर को तो नहीं कवर करना, सबसे ज्यादा सर्दी मुझे लगेगी कहाँ पर, कानों पे। आपने देखा होगा सर्दियों में लोग जो है वो लंबी सी टोपियां पहनते हैं, वो ऐसी टोपी पहनते हैं जिसका नीचे जो है एक हिस्सा कानों को कवर करता है। तो पाकोल जो है जब वो खुल जाती है, तो मैं उसको अपने कानों पे लपेट लेता हूँ, मैं अपने कानों पे ले आता हूँ। तो मेरे कान भी जो है वो सर्दी से महफूज हो जाते हैं। तो ये आपने सोचना है। अब मैं आपको एक और इसका एग्जांपल देता हूँ। ये आइडिएशन की बात हो रही है अभी, कि मैंने एक मसला लिया और मैंने सोचा कि मेरी जैसे बहुत से लोग हैं जिनको सर्दी लगती है, बर्फ पड़ती है, हमने बाहर निकलना होता है, काम करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, लेकिन मैंने अपने सर को महफूज भी रखना है। तो मैंने ये, और मैं सिंपल सी एक चीज पहन सकता था, लेकिन मैंने फिर सोचना शुरू किया, नहीं यार, इसका मेरे पास मकसद और भी होना चाहिए। तो मैंने ये करते करते ये पाखोल बन गई। अब जापान में डिजाइन थिंकिंग जो है वो बहुत एक्सट्रीम पे की जाती है, एक्सट्रीम पे की जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। वहाँ की जो कॉफी शॉप्स है, जैसे मैकडोनल्ड के टेक अवे कॉफी शॉप है या किसी और की है, वो आपको चीनी अगर आपको चाहिए
तो वो आपको सैशे नहीं देते चीनी का, वो आपको छोटा सा सैशे देते हैं जिसमें लिक्विड शुगर है। वो जो चीनी है वो सॉलिड फॉर्म, क्रिस्टल्स फॉर्म में नहीं है, वो लिक्विड फॉर्म में है। अब आप कहेंगे यार इसका डिजाइन थिंकिंग से क्या ताल्लुक? उसकी वजह है, कॉफी जो है नॉर्मली लोग चाहते हैं गर्म पिए, गर्म पिए। जब मैं कॉफी लेता हूँ और मेरे पास चीनी का एक सैशे है, मैं वो सैशे खोल के उसमें डालता हूँ, फिर मैं उसमें चमचा घुमाना शुरू करता हूँ, तो मेरी कॉफी ठंडी होनी शुरू हो जाती है। जब वो लिक्विड फॉर्म में है तो मैं जूं ही उसको कॉफी में डालता हूँ, मैं जरा सा चमचा हिलाता हूँ, वो मिक्स हो जाती है। ये डिजाइन थिंकिंग है, ये सोचना है कि क्या है। जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो कोई बहुत अच्छा रेस्टोरेंट हो, वो कोई छोटा सा ढाबा हो, मियाँ जी की दाल पत्नी किस किसने खाई है, मैंने तो खाई हुई है मुझे खाने का शौक है। तो मैं कई दफा जो है, मैं जीटी रोड एक दो दफा मैं सिर्फ इसलिए गया हूँ कि मियाँ जी की दाल खानी थी। असल एक्सपीरियंस क्या है, मियाँ जी दाल तो दाल है, हाँ अच्छी पकाते हैं, लेकिन असल चीज क्या है, पूरा एक्सपीरियंस है। वो जो मियाँ जी ने पहले दिन से, जब उसने अपना ये ढाबा बनाया पहला, और उसने वहां पर एक एक्सपीरियंस क्रिएट किया, एक माहौल क्रिएट किया, आपको एक ये कहते हैं ना कि टोटल एक एक्सपीरियंस दिलवाया उसने। दाल भी अच्छी गर्मा गर्म आती थी, साथ गर्मा गर्म रोटी आ रही है, साथ उसके अ, सलाद आ रहा है, ठीक है ना, फिर जो ला रहा है आपके लिए, वो आपके साथ जो जिस तरह से बात कर रहा है। और जैसे जैसे वक्त बदल बढ़ता गया और लोग जानते गए मियाँ जी को, और वहां पर रुकना शुरू किया और वहां दाल खानी शुरू की, तो उसकी कहानी जो है फैलनी शुरू हुई, स्टोरी उसकी जो है वो बननी शुरू हुई। तो जब आप एक्सपीरियंस क्रिएट करेंगे तो एक स्टोरी क्रिएट होगी। और असल में लोग स्टोरी खरीदते हैं, सबसे ज्यादा स्टोरी खरीदी जाती है। अपना एक्सपीरियंस सोचें कि मैंने कौन सी चीजें सोच, कभी सुना मैंने, मैंने कहा यार ये जरूर करना है, यहाँ जरूर जाना है, यहाँ जरूर देखना है, ये मुझे जो है, ये तजुर्बा मुझे करना है, ये एक्सपीरियंस मुझे करना है। क्योंकि एक स्टोरी बन गई है, एक एक्सपीरियंस की एक स्टोरी बन गई है। तो आइडिएशन में आपने हर एंगल से एक इशू को, एक प्रॉब्लम को, एक डिफिकल्टी को देखना है कि ये कैसे होगा। आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहली जो गाड़ी आई 1830 में, 1830 में, तो वो पेट्रोल पे नहीं चलती थी, वो बिजली पे चलती थी। क्योंकि बिजली उस वक्त जो है वो तो डिस्कवर भी हो चुकी थी, उस पर काम भी हो रहा था। और पहली गाड़ी जो बनी वो बैटरी पे चलती थी। अब बैटरी को चार्ज करना पड़ता था, और प्रॉब्लम क्या था, वो बैटरी बहुत जल्दी रन आउट हो जाती थी, वो बैटरी ज्यादा देर चल नहीं सकती थी। और ये था नहीं कि सड़क पे हर जगह पे बैटरी स्टेशन बने हुए हो कि मैं बैटरी चार्ज करूं। इसलिए वो गाड़ी नाकाम हुई, वो गाड़ी नाकाम हुई। अब आप देखें, तकरीबन क्या 70 और 125, तकरीबन 200 साल के बाद अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात हो रही है, भरमार हो रही है। कहा जा रहा है कि जी दुनिया का जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिकल है, वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होगा, वो हाइड्रोजन सेल्स होंगे, ठीक है ना, वो हाइड्रोजन एक और एनर्जी का तरीका है। तो इसको आप ये समझें कि एक मसले को समझने के लिए मुझे सबसे पहले जो है एहसास करना है, उसके बाद मुझे उस मसले को हर जाविये से देखना है। मैंने उसमें दूर तक, डेप्थ तक, जो मेरे जेहन में आता है, जैसे मैंने कहा ना 70 टेक्नोलॉजीज हैं एक तस्वीर खींच के अपलोड करने में। आप सोचते जाएं, आपके सामने खुलती जाएंगी। वो सैटेलाइट ऊपर कैसे पहुंचा, एक रॉकेट लेके गया, तो रॉकेट साइंस इन्वॉल्व होगी। मैंने जो इस्लामाबाद में बैठे हुए तस्वीर खींची, या मैंने फैसलाबाद में बैठे हुए तस्वीर खींची,
वो जा रही है इंस्टाग्राम के सर्वर पे, वो कैलिफोर्निया में है, तो वो कहाँ कैसे जाएगी? एक केबल है जिसे हम अंडर वाटर केबल्स कहते हैं, सीमीवीज कहते हैं, ठीक है ना? वो केबल जो है वो लेके जाएगी समुद्र के नीचे, समुद्र की सतह पे वो लेके जाएगी उस डेटा को। तो उस केबल को डालने के लिए भी कोई चीज इस्तेमाल हुई है, एक खास तौर की शिप बनी जिसने ये केबल पहचानी थी। क्योंकि मैं एक तरफ से शुरू होता हूँ बैरुल कायल में और दूसरी तरफ तक मैं जाता हूँ, तो कैसे करूंगा? ठीक है ना? तो आप सोचते जाएंगे, आपके सामने खुलता जाएगा। आइडिएशन जब हमने कर ली, हमने ये देख लिया कि अच्छा ये 4-5 तरीके हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। मेरे गांव में पानी नहीं है साफ। एक तरीका ये है कि जो मेरे गांव का जो कुआं है उसके साथ मैं कोई और फिल्ट्रेशन का प्लांट लगा दूं। जब वो आप फिल्ट्रेशन का प्लांट लगाएं, और फिल्ट्रेशन का प्लांट को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये जो हमारे भाई हैं वहां से फैसलाबाद से, रोटेरियन बेग साहब, इन्होंने कहा नेचुरल फिल्ट्रेशन। तो नेचुरल आप देखें, चारकोल, ठीक है ना जी, कोयला एक नेचुरल फिल्टर है, नेचुरल फिल्टर है। सैंड, रेत एक नेचुरल फिल्टर है। तो मैं आराम से एक फिल्टर प्लांट बना सकता हूँ। जब मैंने वो फिल्टर प्लांट बना दिया, अब मैंने पानी को पहली सतह पे साफ कर दिया। अब मैंने घरों में पानी लेकर मैंने अपना पहले अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है। फिर मैंने जब सॉल्व कर लिया, मैंने कहा यार मेरे हमसाय का भी यही प्रॉब्लम है, मेरा जो कजन है उसका भी यही प्रॉब्लम है, गांव में एक बेवा रहती है, उनके 2 बच्चे हैं, वो बीमार रहते हैं, उनका भी यही प्रॉब्लम है। अब मैं सोचता हूँ कि अच्छा इनके घर में पानी मैं कैसे लेके जाऊंगा। एक तरीका ये है कि बाल्टियां बाल्टियां भर भर के हम पानी लेके जाए, और आज भी यही हो रहा है। बहुत सी जगहों पे ऐसे है कि हम बाल्टियां भर भर के पानी लेके जाते हैं। या मैं एक काम करूं कि मैं एक पाइपलाइन डालूं। अब मेरे पास जो है एक तरीका आ जाता है कि मैं एक पाइपलाइन बना सकता हूँ। एक पाइपलाइन डाली जा सकती है। अब पाइपलाइन ये नहीं सोचना कि कोई बहुत ही महंगी चीजें होंगी, नहीं। आप मार्केट जाएं, सेकंड हैंड मार्केट में जाएं, आपको पाइपें मिल जाएंगी, ठीक है ना? आप पाइप लें और आपने क्या करना है, 2-2.5 इंच की एक पीवीसी पाइप जो है उस फिल्टर से लेकर मैंने वो डालनी शुरू कर दी। मेरे पास मोटर नहीं है, ठीक है ना? तो चले ना, ये मोटर है, मुझे ये पता है कि ग्रेविटी जो है उससे पानी जो है वो ट्रैवल करेगा। मैंने जरा सा फिल्टर को रेज कर देना है, और वहां से मैंने ग्रेविटी का सिस्टम जो है उसके थ्रू जो है मैं पानी हर घर में पहुंचा सकता हूँ। ठीक है ना? तो इस तरह करके वो करना है। तो जब आप आइडिएशन कर लेते हैं, आइडिएशन के बाद अब हम कहते हैं बिल्ड एंड टेस्ट। अब आपने बैठना नहीं है, आपने जो चीज जिस पे आप पहुंच गए, आपने 15-20-40 आइडियाज सोचे, देखे, एक एक को परखा, देखा कि मेरे पास वसाइल क्या है, देखा मेरा माहौल क्या है, देखा मेरे पास हेल्प क्या है, देखा मेरे साथ और कौन शामिल होना चाहता है, ठीक है ना? सारा कुछ देख के मैंने कहा यार ये बेहतरीन आइडिया है, इसी को करते हैं। तो मैंने सोचा कि हमने कुएं से पानी निकालना है, हमने एक जो है रिजर्वायर बनाना है, एक कैचमेंट बनानी है, एक जगह बनानी है जिसमें पानी जमा हो, हम कर सकें। और वहां से मैंने घरों को जो है वो पानी सप्लाई कर देना। तो मैंने अपनी सारी चीजें अब मैंने करना है। अब मैंने बिल्ड एंड टेस्ट करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि सबसे छोटे पैमाने पे मैं टेस्ट करूंगा, और मैं जल्दी करूंगा। हम कहते हैं फेल फास्ट एंड मूव ऑन। ज्यादा टाइम नहीं लगाना कि मैं सोचता रहूंगा, मैं सोचता रहूंगा, अच्छा मैं ये भी करूंगा, मैं कल जो है, मेरा अंकल जो है वो सुपारको में है, मैं उससे कहूंगा हमें टाइटेनियम की पाइप्स दे दे। नहीं, मुझे सिंपल एक पीवीसी की पाइप लेके मुझे टेस्ट करना है कि पानी मेरे घर पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। सो बिल्ड एंड टेस्ट। बिल्ड करने का मतलब क्या है कि मैं अब प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ, अब मैं उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाल रहा हूँ। एंड I do it in the simplest manner, not complex, simplicity.
वो कहते हैं गॉड लिव्स इन सिंपल थिंग्स। अल्लाह जो है ना, छोटी छोटी तशबीहात से आपको जो है वो नजर आते हैं। छोटी छोटी तशबीहात से, छोटी छोटी चीजों से, एक एक छोटी छोटी चीज से। सुबह उठते हैं, आंख खुलती है, रोशनी आती है, अल्लाह का वजूद आपके सामने आ जाता है। वो पहली किरण जो है सुबह की, वो आपको अल्लाह के वजूद से जो है ना मुतारिफ कराती है, हर रोज हर सुबह। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि मैंने बिल्ड करना है, मैंने टेस्ट करना है। और टेस्ट करने का मकसद क्या है? नंबर वन, मैं देखूंगा कि यार ये जो मैं करने जा रहा हूँ, ये मैं सोच रहा हूँ, ये हो सकता है या नहीं हो सकता। क्या ये जिन वसाइल में मैं करने जा रहा हूँ उन वसाइल में हो सकता है, नहीं हो सकता। अब आप देखें ना, हम इस वक्त क्लास कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आप फैले हुए हैं। अगर हम यही बैठ के सोचते रहते हैं अच्छा यार सबको इकट्ठा करना है, मैं कराची में हूँ, आप लोग कोई इस्लामाबाद में है, कोई फैसलाबाद में है, कोई पिंडी में होगा, कोई शायद पेशावर में हो, कोई शायद मुल्क से ही बाहर हो, तो वो नहीं हो सकता। लेकिन हमने कहा नहीं, हम ऑनलाइन क्लास करेंगे। आपने देखा मैंने कोई प्रेजेंटेशन नहीं इस्तेमाल की, मैंने कोई स्लाइड्स नहीं दिखाई, क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाह रहा। मैं सिर्फ आपसे बात करना चाह रहा हूँ और फिर मैं आपकी सुनना चाहूंगा। तो ये जब मैं करता हूँ, मैं जब टेस्ट कर लेता हूँ तो मैं सीखता हूँ। सीखना बहुत जरूरी है। सो टेस्ट, ऑब्जर्व एंड देन फीडबैक। डिजाइन थिंकिंग में एक्चुअली हम फीडबैक भी नहीं कहते, हम फीड फॉरवर्ड कहते हैं। फीड फॉरवर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने आगे बढ़ना है, पीछे तो नहीं जाना। हाँ, मैंने क्या करना है, मैंने एक सोल्यूशन निकाला। सोल्यूशन मेरा ये था कि जी मैंने पाइपलाइन डालनी है, मैंने हर घर को जो है ना पाइप पहुंचानी है। और मैंने डालना शुरू किया। जब पांचवें छठे 10वें घर पे मैं पहुंचा, तो मैंने देखा यार मेरे तो वसाइल ही खत्म हो गए। अब मुझे पानी जो है वो पंप भी करना पड़ेगा। तो अब मैंने सीखा, मैंने जब बिल्ड करके मैंने टेस्ट किया, तो मुझे तीन चार चीजें सामने आ गई जो पहले मैंने नहीं सोची थी। अब मैं इसको लेके जाऊंगा पीछे वापस, एम्पथी की स्टेज पे, कि अच्छा मैंने पानी तो हर गांव में हर घर में पहुंचाना है, और हर घर में पहुंचाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। फिर मैं दोबारा डेफिनेशन में जाऊंगा प्रॉब्लम की। अच्छा जी, इस गांव में 70 घर है, मेरे पास वो वसाइल नहीं है मैं 70 घरों को पानी पहुंचा सकूं। और 70 घरों को पानी पहुंचाने के लिए मुझे ज्यादा पानी चाहिए। ज्यादा पानी के लिए मुझे ज्यादा पानी जमीन से निकालना पड़ेगा। ज्यादा पानी निकालने के लिए जमीन से मुझे बोर करना पड़ेगा, सिर्फ कुएं से काम नहीं चलेगा। बोर करने के लिए मुझे कोई ना कोई एनर्जी चाहिए। अब उस एनर्जी के लिए मुझे एक मोटर चाहिए जिससे वो पानी निकाला जाएगा। ठीक है ना, अब ये सारी चीजें मेरे सामने आ गई। अब मैं फिर जाऊंगा आइडिएशन पे, कि अच्छा इन 70 घरों के पास मैं अगर जाता हूं, मैं उनके साथ क्या बात करूं। कि देखें, आप घर साफ पानी नहीं है, आप जो पानी पीते हैं उससे आप बीमार होते हैं, आपके बच्चे बीमार होते हैं, आपके बुजुर्ग बीमार होते हैं। इससे बेहतर नहीं है कि हम एक साफ पानी का जखीरा पैदा करें। जमीन में अल्लाह ने हमें बेशकीमत जो है सरमाया दिया हुआ है पानी की शक्ल में। हम उसको पानी को निकालें और हम उस पानी को साफ करें और फिर हम उस पानी को पी सकें। इसको करने के लिए हमने ये कोशिश की, हमने ये 5-6 घरों तक पानी पहुंचा दिया। लेकिन 70 के 70 घरों में पहुंचाने के लिए हमें वसाइल चाहिए। तो अगर आप सब मिलकर काम करेंगे, आप सब अपना हिस्सा डालेंगे, सबका भला होगा, सबका फायदा होगा। यही है मुआशरा। तो कहाँ से हम शुरू हुए डिजाइन थिंकिंग, और कहाँ पर हम मुआशरे पे, ठीक है ना, पूरा मुआशरे को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि हमने ये करना है। हमने एक छोटा सा जो है क्या उसको कहते हैं, फोटो सेल्स, सोलर, हमने एक छोटा सा सोलर लगाना है। और उस सोलर को लगाने के लिए ये खर्चा है। हमने जाके देखा है मार्केट में,
हमें पता चला है कि हमारी जो जमीन है इसमें पानी कितना नीचे है, 100 फुट नीचे है, 200 फुट है, 500 फुट है। उसको निकालने के लिए हमें किस साइज की मोटर चाहिए, पीटर पंप चाहिए, ठीक है ना, तो वो हमें लगाना है। और ये सारा कुल खर्चा जो है ये पूरे गांव के लिए, लेट से कि ये 8 लाख का है, या 8 लाख कह लेते हैं, 10 लाख कह लेते हैं। मैं इसलिए नंबर बड़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि हम देखें कि 70 पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वो कितना रह जाता है, और उसका आप देखें कि इम्पैक्ट क्या है। कुछ लोग नहीं जी, नहीं सानू नहीं जरूरत, और नहीं जी रहन दो, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ जनाब बुजुर्ग पींदे आए ने, साडे बुजुर्गों ने यही पानी पिया है। ओ भाई पिया होगा, लेकिन दुनिया बदल चुकी है, ठीक है ना। केमिकल फैक्ट्रियां आ गई हैं, फैसलाबाद से जो है, अगर आलूदगी दरिया में जाती है तो वो टोबा टेक सिंह में जाके उसका इम्पैक्ट होता है। वहां का पानी जो है वो साफ नहीं रहता, ठीक है ना। तो आपने ये कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, ये सारा कुछ करना है, और आपने फिर ढूंढना है उस कम्युनिटी में, उन लोगों को ढूंढना है जो चेंज एजेंट्स हैं, जो समझ लेंगे, जो फिर निकलेंगे आपके साथ, जो हर एक के पास जाएंगे, उनको बताएंगे कि यार तू 2 दफा बीमार हुआ, तेरा 50-60 हजार रुपया खर्च हो गया, यहाँ पर 10 हजार रुपए में एक सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन जो है साला साल चलेगा, 20 साल तो चलेगा ही चलेगा ना। तो ये प्रोसेस है। जब आपने दोबारा से आपने फीड फॉरवर्ड करके जो सीखा था वो डाला, फिर दोबारा प्रॉब्लम को जो है समझा, फिर उसकी फर्दर डेफिनेशन की। अब वसाइल का इशू आ गया था, उन वसाइल को डिफाइन कर दिया, उन वसाइल को इकट्ठा करने की आइडिएशन की। हो सकता है कि कोई ऐसा गांव में बच्चा हो जो बहुत ज्यादा ज़हीन हो, होशियार हो, और बाशऊर हो, और वो कहता है कि नहीं जी मैं तो देखे ना, बहुत सी ऐसे इदारे बने हुए हैं जो ये काम करते हैं, एनजीओज बने हुए हैं, मैं ढूंढता हूँ जी। वो अपने फोन पे लग जाता है, वो ढूंढता है, उसको एक एनजीओ मिलती है, वो उस एनजीओ को लिखता है, वो एनजीओ कहती है हाँ हम आके आपके गांव के सर्वे करेंगे। वो आते हैं, वो गांव के सर्वे करते हैं, वो देखते हैं कि हाँ वाकई यहाँ पर 70 लोग हैं, 70 घर हैं, ठीक है ना, 250-300 लोग हैं, शायद 500 लोग हों। और इनके लिए एक सोल्यूशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बीमारियां हैं, जो प्रोडक्टिविटी का असर होता है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। इस तरह करके तो वो होता है। जब आपने दोबारा आइडिएशन अपनी कर ली, अब आपने फिर सोल्यूशन जो है उसको बिल्ड करना है और इम्प्लीमेंट करना है। और उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। ये है सिंपल प्रोसेस। एम्पथाइज, पहली चीज एहसास, डिफाइन, उसको हर जविये से जो है आप परखें। आइडिएशन, आपने किसी आइडिया को बुरा आइडिया नहीं समझना, आपने हर आइडिया को देखना है। चौथी चीज बिल्ड, बनाएं उसको, सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करें, छोटे पैमाने पे करें, सिंपलेस्ट वे में करें, लेकिन करें, इम्प्लीमेंट करें। जब वो इम्प्लीमेंट होगा, टेस्ट होगा, टेस्ट होने से आपको सीखने को मिलेगा। उसको आप फीड फॉरवर्ड, मैं फीड फॉरवर्ड का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आपने आगे बढ़ना है। मैंने वहीं पर वापस जाना है जहां से मैंने शुरू किया था, लेकिन मैं अब फीड फॉरवर्ड कर रहा हूँ। मैं एक ऐसी चीज बता रहा हूँ जिससे मैं आगे जा सकता हूँ। तो मैंने फीड फॉरवर्ड करना है, और मैं फीड फॉरवर्ड जब करता हूँ तो मेरे पास और डेफिनेशन होती है, और आइडिएशन होती है, और सोल्यूशन आ जाता है, उसमें से मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। ये है आपकी डिजाइन थिंकिंग। अब इससे एंटरप्रेन्योरशिप का क्या ताल्लुक है? एंटरप्रेन्योरशिप, जब भी आप किसी भी मसले का हल निकालेंगे तो उससे जो है एक बिजनेस जन्म लेता है, एक अपॉर्चुनिटी बनती है, एक मौका बनता है। छोटे छोटे बिजनेसेस जो है ना, वो बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस बनते हैं। आज हम देखते हैं इलॉन मस्क को कि जी दुनिया में, ठीक है ना, सबसे अमीर आदमी है। शुरू कहाँ से हुआ था? छोटा सा बिजनेस उसका था। जेफ बीजोस, अमेजोन वाला, सबने अमेजोन का नाम सुना होगा।
इस वक्त उसको A to Z स्टोर कहते हैं, लेकिन उसने पहले दिन से ही कहा था मैं A to Z स्टोर हूंगा। Amazon, ठीक है, अमेजोन तो एक दरिया है ना, लेकिन उस दरिया के जो इर्द गिर्द चीजें हैं, जो उसका एनवायरनमेंट है, जो जंगलात हैं, उन जंगलात में वो कहते हैं इंसान की हर बीमारी का जो हल है ना उन जंगलों में है। कोई ना कोई कुनीन, मलेरिया होता था, लोग सरवाइव नहीं करते थे। कुनीन क्या है? एक दरख्त की खाल से बनता है, ठीक है ना। किसी ने जाके देखा कि कुछ लोग रहते हैं जंगल में, और वो नॉर्मल जो है, वो जब भी कोई उनको बुखार होता है तो वो इस दरख्त की जाके खाल निकालते हैं और उसको चबाना शुरू कर देते हैं, वो चबाते हैं। वहां से कुनीन की डिस्कवरी हुई। ठीक है ना। आज दुनिया भर में जो है मलेरिया मोरलेस इरेडिकेट हुआ हुआ है, हुआ नहीं है, मोरलेस हुआ हुआ है, लेकिन सोल्यूशन आ गया। हमें सबको पता है कि जी क्या था, एक कोविड था और दूसरा अ, जो कुनीन जो इसका मलेरिया की फॉर्म थी, ठीक है ना, वो मुझे दोनों हुई है तो मुझे इसलिए पता है कि क्या हुआ था। ठीक है ना। तो हो ये सारी चीजें इस तरह होती हैं, तो फिर वो बिजनेस बनता है। अब आप ये देखें कि हर सिंपल सोल्यूशन का एक जो है ना, आगे उसकी अपॉर्चुनिटी निकलती है। जो गोल्फ देखते हैं, अगर खेला नहीं है तो गोल्फ आपने देखी जरूर होगी। तो गोल्फ में क्या होता है कि एक उनका वो थैला सा होता है, उसमें डिफरेंट किस्म के जो है क्लब्स होते हैं, जैसे डंडे भी कहें, और उनकी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। कुछ लोहे का होता है, कुछ लोहे और लकड़ी का बना होता है, ड्राइवर होता है, ठीक है ना। उसके बाद पटर होता है, पटर जो है वो उस गेंद को उस होल में डालने के लिए होता है। लेकिन जब ये गॉल शुरू हुई और लोग खेलते थे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? जब मैं उस गेंद को किसी भी घास पे रख के उसको मैं हिट मारता था, तो कई दफा मेरा जो क्लब है वो उस घास में जाके जो है ना वो फंसता था, तो मेरी हिट क्लीन हिट नहीं होती थी। तो लोग गोल्फर्स क्या करते थे, ये मैं अब पिछली सदी की शुरुआत की बात कर रहा हूँ, वो अपनी जेब में एक छोटा सा थैला कैरी करते थे। उस छोटे से थैले में रेत होती थी, उसकी इजाजत थी कि वो रेत अपने साथ अपने जेब में जो है या अपने थैले में रेत कैरी करे। और वो करता क्या था कि वो रेत थोड़ी सी निकाल के इकट्ठी करके उसको रख के उसके ऊपर गेंद को रखता था और फिर हिट मारता था। ये था गोल्फ का। फिर क्या हुआ? एक गोल्फर जो दंदान साज भी था, डेंटिस्ट था, अपने हाथों के साथ वो बड़ा माहिर था, चीजें बनाता रहता था। एक दिन उसने बैठ के सोचा कि यार ये हम क्या करते हैं, ये हम रेत लेके घूमते रहते हैं, उसको रखते हैं रेत को, फिर रेत को हम इकट्ठा करते हैं, फिर अगली जगह जाके फिर रखते हैं। तो उसने कहा ये काम नहीं चलेगा। तो उसने एक लकड़ी का टोटा लिया, उसने एक छुरी पकड़ी और उसने उसको तराशना शुरू किया। और तराशते तराशते उसने एक छोटी सी डंडी और उसके ऊपर एक कप, फ्लैट सरफेस, फ्लैट भी थोड़ी सी गोल, वो उसने बनाई। अगली दफा जब वो गोल्फ खेलने गया तो वो ले गया अपने साथ। जब उसकी बारी आई उसने जेब से निकाली, उसने जमीन में वो धंसी, उसके ऊपर गेंद रखा, अब गेंद बिल्कुल क्लीन हो गया, बिल्कुल साफ सामने आ गई, और उसने हिट मारी। जो बाकी थे उन्होंने कहा यार ये क्या है, ये तो नाजायज है। उसने कहा कैसे नाजायज है, आप बताएं मुझे रूल्स में। वो रूल्स पढ़ चुका था, ये भी आइडिएशन का हिस्सा है कि वो डिफाइन कर चुका था, डेफिनेशन कर चुका था। सबने रूल्स पढ़े, रूल्स में कुछ नहीं था। तो रूल्स में शामिल कर दिया गया कि ये इसका नाम आ गया, इसका नाम है टी, T गोल्फ की टी। आज दुनिया में अरबों टीज बिकती हैं, अरबों टीज। इतने ही गोल्फर्स हैं जो टियां खरीदते हैं, ले जाते हैं, कोई गुम जाती है, कोई टूट जाती है, वो टीज लेके जाते हैं। जिस बंदे ने ये टी बनाई थी उसने पेटेंट की,
पैटेंट का मतलब होता है कि मैं अपनी तख्लीक को हिफाजत देता हूँ कि ये टीम मैंने बनाई है, ये तरीका मेरा है। आइडिया देखें आप, कितना सिंपल। सोल्यूशन क्या था, प्रॉब्लम क्या था, सोल्यूशन क्या निकला, और उसने ये टीम बनाई। उसका जो खानदान है वो आप खुद सोचें, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा चुके हैं, उसकी जनरेशन्स कमा चुके हैं। हुए पैटेंट को आप रिन्यू करते हैं, वो पैटेंट एक टाइम पीरियड के लिए होता है, और पैटेंट में बड़ी वैल्यू होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है ना, जो मैंने तख्लीक की बात की कि हमारी जो खुदादाद सलाहियत है, उसको हमने प्रोटेक्शन भी देनी होती है। हमारी इमेजिनेशन जो है, उसी इमेजिनेशन से हमारी जो है ना ये चीजें निकलती हैं, तो उसको हमने प्रोटेक्शन देनी होती है। तो ये सारी चीजें जो है, ये आपकी डिजाइन थिंकिंग में आती हैं। और जब आप एक मसले का हल निकालेंगे, तो उस मसले के हल से आपका बिजनेस बनेगा। एक दफा मुझे लम्स में, एक मैं एमबीए की क्लास थी, तो उसको मैं यही कुछ बता रहा था, तो उसमें से एक लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा जी मेरे वालिद की दुकान है। मैंने कहा किस चीज की दुकान है? उसने कहा जी स्पेयर पार्ट्स की दुकान है। वो कौन सा मसला सॉल्व कर रहा है? ठीक है ना, उसके जहन में कोई मसला नहीं था, दुकान थी। उसने तो जब पैदा हुआ उसने दुकान देखी, देखा वालिद साहब सुबह जो है उठते हैं, जाते हैं अपनी दुकान पे बैठते हैं, लोग आते हैं पार्ट्स खरीदते हैं, चले जाते हैं। मैंने कभी अपने वालिद के साथ बैठ के सोचा है, पूछा है कि जब आपने ये दुकान बनाई थी, तो उस इलाके में, उस सड़क पे, शहर के उस हिस्से में क्या कोई दुकान थी जो स्पेयर पार्ट्स बेचती थी? जी बशीर साहब, पैटेंटिंग का एक तरीका है, दुनिया ने एक तरीका इजाद किया हुआ है, और वो तरीका ये होता है कि आपका पाकिस्तान का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एसोसिएशन है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एसोसिएशन आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। वहां से आप चेक कीजिए कि मैंने कॉपीराइट करवाना है, मैंने पैटेंट करवाना है। आपको पता है कि आइंस्टाइन, इतना बड़ा साइंटिस्ट, उसकी जिंदगी की वाहिद नौकरी क्या थी? वो स्विट्जरलैंड के पैटेंट ऑफिस में क्लर्क था। स्विट्जरलैंड के पैटेंट ऑफिस में क्लर्क था वो मैथमेटिशियन था, वो बहुत बड़ा सोचने वाला, लेकिन वो पैटेंट ऑफिस में क्लर्क था। डेली उसके सामने पैटेंट्स आते थे, लोगों के तख्लीक किए हुए आइडियाज के, वो सब देखता था, सब पढ़ता था। वहां से उसके जहन में जो है ना, वो सवाल पैदा होने शुरू हुए, और उसने थॉट एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए। क्योंकि कोई ऐसा apparatus नहीं था, कोई ऐसे मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जिससे वो अपने थॉट एक्सपेरिमेंट्स करता। उसकी थियरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी उन थॉट प्रोसेस से है। और कैसे? वो रोज सुबह उठता था, उसे दफ्तर पहुंचना होता था, तो वो जाता था उसके घर के नजदीक जो ट्रेन स्टेशन था, वहां से वो ट्रेन पकड़ता था अपने दफ्तर के जाने के लिए। और वो जब खड़ा होता था प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन आती थी, कई कई ट्रेन आती थी, कोई ट्रेन तेजी से गुजर जाती थी, कोई ट्रेन रुकती थी, तो वो देखता था कि अच्छा मैं खड़ा देख रहा हूँ, एक शख्स जो है ट्रेन में बैठा हुआ था और वो गुजर गया, क्या वो भी वही देख रहा है? क्या वो मुझे वहां से देख रहा है और मैं उसको देख रहा हूँ? तो ये रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट आया कि हमेशा द व्यू पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वर। फिर उसने टाइम का सोचना शुरू किया कि वक्त क्या है, और फिर टाइम एंड स्पेस का जो है उसका कॉन्सेप्ट आया, और रिलेटिविटी का सारा जो दारोमदार है वो उस पे। ग्रेविटी बाय इटसेल्फ कोई फोर्स नहीं है। हम समझते हैं कि ग्रेविटी जो है वो फोर्स है, वो फोर्स नहीं है। ग्रेविटी असल में स्पेस टाइम में डिप्रेशन है। डिप्रेशन का मतलब है कि अगर मैंने कोई कपड़ा लिया, और कपड़ा आप समझें कि ये स्पेस और टाइम से बुना हुआ है, अब मैंने उसमें एक लोहे का गेंद रखा, जहां मैंने वो गेंद रखा वहां पर वो डिप्रेशन बनेगा। जब वो डिप्रेशन बनेगा तो जो चीज उसके गिर्द होगी वो उस डिप्रेशन की तरफ जाएगी। ये है ग्रेविटी आपकी।
मैग्नेटिज्म इज अ फोर्स, मकनातीसी फोर्स है। और आप देखें कि जब इंसान ने डिस्कवर किया, और ये माइकल फैराडे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉज जो है, जिसपे आज भी दुनिया चलती है, ये भी 200 साल से ज्यादा पुराने हैं। माइकल फैराडे भी सोचता था। माइकल फैराडे कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गया था। वो भी एक बुक बाइंडर, एक शख्स जिसकी दुकान थी किताबों को बनाने की, बाइंडिंग करने की। वहां वो 12 साल की उम्र में उसने काम शुरू किया, 12-13 साल की उम्र। और किताबें आती थी बाइंडिंग के लिए, वो पढ़ता था। वहां से उसने सीखा। तो कोई लिमिट नहीं है, इंसान की सलाहियत की कोई हद नहीं है। अल्लाह ने आप हर एक को वो सलाहियत दी हुई है, आपने उन सलाहियतों को बरूएकार लाना है। माइकल फैराडे ने, वहां से उसके जहन में चीजें आनी शुरू हुई कि ये फोर्सेस है, ये मैग्नेटिज्म है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। ठीक है ना, जब भी आप किसी भी मकनातीस के गिर्द एक तार लपेटेंगे तो उसमें बिजली आ जाएगी। अब वो क्या, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तार के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं? नहीं, वो तार के ऊपर ट्रैवल करते हैं। ये अब आपने सारी चीजें, आपने, मेरी कोशिश ये है कि आप इस सेशन के बाद आप जाके कुछ चीजें जो है रिसर्च करेंगे, माइकल फैराडे लॉज को रिसर्च कर। अब लेविटेशन की मैं जो बात करना चाह रहा था, मैगलेव जिसे कहते हैं ना, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन, ये जो जापान की बात होती है, जो चाइना की बात होती है, फ्रेंच टीवीजी है, उनकी वो फास्ट ट्रेन है। ये वो ट्रेनें हैं जो 350, 400, 500 किलोमीटर की स्पीड पे ये ट्रैवल करती हैं। नॉर्मल अगर रेल पे ट्रैवल कर रही होती तो ये स्पीड नहीं हो सकती, क्योंकि फ्रिक्शन आ जाएगा। जो ट्रेन है उसके जो पहिए हैं, वो जब रेल को टच करेंगे तो फ्रिक्शन पैदा होगा, तो एक लिमिट आ जाएगी। जैसे स्पीड ऑफ लाइट की एक लिमिट है, 99.9999997, ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट। इससे आगे तेज आप जा नहीं सकते। इसी तरह अगर ट्रेन के पहिए जो है वो रेल को टच कर रहे होते, आप जितना मर्जी उसमें बड़ा इंजन लगा देते, वो स्पीड पर ट्रैवल नहीं करता। या तो वो आग लग जाती फ्रिक्शन की वजह से, या वो रेल उखड़ जाती, तो आप जाके, ठीक है ना, ट्रेन उतर जाती। मैग्नेटिक लेविटेशन, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इतनी तगड़ी फोर्स है कि जब आप उन रेल्स को मैग्नेटाइज कर देते हैं, तो जो ट्रेन है उसके भी जो मैग्नेट्स हैं, अब हमें पता है मकनातीस में कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब है धक्का देगा, अपने से दूर करेगा। तो जब वो मैग्नेटिक फोर्स ट्रेन की अपनी उसकी बेस में, और जो रेल्स हैं उनकी अंदर, तो ये एक दूसरे को रिजेक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। तो पूरी की पूरी ट्रेन, टनों की ट्रेन हवा में उठ जाती है, हवा में। अब जितना मर्जी आप छोटा सा इंजन लगा दें, बड़ा इंजन लगा दें, जो मर्जी लगा दें, अब वो उसी स्पीड पे ट्रैवल करेगी जिस स्पीड पे आप चाहते हैं कि वो ट्रैवल करे। ठीक है जी। तो जब एक सोल्यूशन का प्रॉब्लम निकलेगा, तो वहां से एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनेगी। एक चीज मैं आपसे जरूर इस वक्त शेयर करना चाहूंगा, स्पेशली जो मेरे बच्चे हैं इस सेशन में, कि देखें, दुनिया बड़ी रैपिडली बदल रही है। हमारे एक फयाज ने पूछा कि जी एआई, एआई इज नथिंग मोर देन अ टूल। मैं जब स्कूल में था ना जी, क्लास 6, 7, ये मैं कल रात को अपनी बेटियों को भी बता रहा था, कि हमारा एक टीचर आया। अच्छा, वो था अंग्रेज। वो हमारा हिसाब का टीचर था, मैथमेटिक्स का। वो चाहता था हमारी एबिलिटी को डेवलप करना। तो हर पीर के दिन पहली क्लास जो है ना उसकी होती थी। तो 8 बजे हमारी क्लास शुरू होती थी। तो वो क्या करता था, उसकी क्लास में आने से पहले, हम 22 स्टूडेंट्स थे क्लास 6 में। तो हमने एक इम्तिहानी गत्ते पे एक शीट रख के
हमने 1 से 100 नंबर लगाने होते थे, ऊपर से 1 2 3 करके ना 100 कॉलम बना लेना। वो आता था, वो सिर्फ पूछता था, गुड मॉर्निंग, आर यू रेडी? वो कहते थे, यस सर वी आर रेडी। वो कहता था अच्छा, और वो सवाल पूछना शुरू करता था, हिसाब के सवाल पूछता था। अच्छा, हाउ मच इज 980 प्लस 432? हमारा काम था जवाब लिखना। अब उसने सवाल 100 पूछने, तो वो रैपिडली पूछ रहा है, और उसी रैपिड स्पीड से हमने वो जवाब लिखने होते थे। जब हम 100 सवाल हो जाते थे, तो उसमें ये होता था कि उसके बाद वो कहता था, अच्छा एक्सचेंज योर शीट। हम साथ वाले के साथ एक्सचेंज करते थे। अब वो सोल्यूशन लिखता जाता था बोर्ड पे ना, 100 से, वो 1 से 100 तक के। वो हम करते रहे, मार्क करते रहते थे। असल मजा क्या था, जिसके नंबर 90 से ज्यादा, 90% से ऊपर, उसका नाम था एलन वॉर्ड। एलन वॉर्ड साहब जो हैं, जिसके नंबर 90 से ऊपर होते थे, हमें वो बुलाते थे क्लास के सामने। हमें वो पर्ची लिख के देते थे और कहते थे, जाओ कैंटीन, अब तुम्हारी क्लास आज के लिए खत्म। ये 2 बन कबाब और एक कोको कोला, उसको बन कबाब नहीं हम कहते थे, उसको हम हॉट डॉग कहते थे, था वो बन कबाब ही। और 1 रुपए में जो है, तकरीबन 1 रुपए में 2 बन कबाब और एक कोको कोला आता था उस वक्त। तो हम जाते थे, 4 5 हम थे जो रेगुलर थे, रेगुलर। और हम अपनी जगह हिलने नहीं दे रहे थे। हमने कहा, ना 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 ना, ऐसे नहीं हो सकता कि मैं पीर का दिन हो और मैं बर्गर ना खाऊं, मैं बन कबाब ना खाऊं, और वो भी एलन वॉर्ड के अकाउंट से। तो हम कैंटीन चले जाते थे, कैंटीन में जाके हम बैठते थे, गप्पे लगाते थे अपने, बन कबाब खाते थे। एक तो हमें 40 35 40 मिनट की छुट्टी हो जाती थी, ठीक है ना, बच्चा जो है क्लास से छुट्टी हो जाए और क्या चाहिए। तो ये होता था। लेकिन उससे देखें हुआ क्या, आज भी मैं जब भी नंबर सुनता हूं तो मेरा मेंटल जो है ना, ऑटोमेटिकली ट्रिगर होता है। मैं वो तरीका ढूंढता हूँ कि मैंने इसको सॉल्व कैसे करना, मैंने इसका रिजल्ट कैसे निकालना है, मैंने ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, मैंने ये डिवीजन कैसे करनी है। देखिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इज नथिंग मोर देन फास्टर एडिशन एंड फास्टर सब्ट्रैक्शन। जब आप ये कॉन्सेप्ट जेन में बिठाएंगे ना, तो फिर आप कर पाते हैं। आपने सिंप्लीफाई करना होता है प्रॉब्लम को। सबको पता है कि यार, डेसिमल्स जो है वो सबसे आसान चीज है। मैंने उसको डेसिमल्स में ऑटोमेटिकली माइंड में कन्वर्ट कर देना है। तो इस तरह करके मैं वो करता हूँ। अच्छा जी, ये अब हो गया। अब एक चीज और मैं आपसे आज, हालांकि टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन मैंने कहा था कि इसको हम करेंगे, उसके बाद आपके सवाल। एक जापानीज फलसफा है इकिगाई का। इकिगाई, इकिगाई जो है, उसके 4 बुनियादी जुज्व हैं, 4 चीजें हैं उसमें। मैं बुनियादी का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि फाउंडेशनल चीज जो होती है वो वही होती है। ये 4 चीजें क्या है? नंबर 1, आपका शौक, आपका पैशन क्या है? वो कौन सी ऐसी चीज है जो सुबह आपको बिस्तर से बाहर निकालती है, जो आप सुबह सुबह आंख आपकी खुलती है, आप उठना चाहते हैं, आप वो करना चाहते हैं। ज्यादातर दिन ऐसे होते हैं कि हम उठते हैं, बिस्तर में लेटे रहते हैं, निकलूंगा, देखता हूँ, करता हूँ। मैं जंग ग्रुप में काम कर रहा था। एक स्टेज ऐसी आई कि मैं दफ्तर जाने का मेरा दिल ही नहीं करता था। मैं बहुत सीनियर था, सीनियर, और मैं दफ्तर जाने का मेरा दिल नहीं करता था। मैं रोज कोई ना कोई बहाना ढूंढता था कि यार आज नहीं जाना। तो मैं कहता था, मेरे जाने से फायदा कोई नहीं है, मेरे जाने से कोई, मैं घर बैठे हुए जो है मैसेज कर देता था अपनी टीम को कि अच्छा ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था जाने को। तो पैशन पहली चीज है। मेरा पैशन क्या है? जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा दिल नहीं करता मैं बिस्तर से बाहर निकलूं, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मैंने जाके रिजाइन कर दिया। उन्होंने बड़ी कोशिश की, मुझे कहा कि नहीं नहीं आप मत छोड़ें, आप काम करते रहें, आप ना आए दफ्तर। मैंने कहा नहीं, मैं वो काम करना चाहता हूँ जो मेरी आंख खुले सुबह,
तो मेरे में इस्तराब हो कि मैं अभी उठूं और मैं अभी ये काम करना शुरू करूं। मैं कई दफा रोज सुबह मेरी आंख खुल जाती है, 6 साढ़े 6 बजे मैं उठ जाता हूँ और मैं फिर ढूंढता हूँ कि अच्छा यार मेरे साथ कोई और भी हो, कोई काम, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, मैं अपनी रिसर्च शुरू कर देता हूँ। तो मेरा पैशन है, लर्निंग इज माई पैशन। लर्निंग इज माई पैशन, नॉट डिग्रीज। आई नेवर गॉट अ डिग्री, आई इवन वेंट टू IBA। मैंने पूरा सेमेस्टर किया, सेमेस्टर के एंड पे मैं पास भी हो गया। मैंने कहा ये मेरे लिए इसका कोई फायदा नहीं है। आई रादर लर्न मोर। और अल्लाह का करम है कि मुझे पॉलीमैथ कहते हैं कि मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे अपनी तख्लीक, अपनी जो है ना तहकीक करता हूँ। मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स सीखता हूँ, क्योंकि मेरे में वो डिजायर ऐसी डाल दी गई थी हमारे टीचर की तरफ से कि वो दम वो कम होने का नाम नहीं ले रही। तो पैशन पहली चीज जो है, मेरा शौक, मेरा पैशन, माई लव। मैं क्या चीज है जो मुझे अ, उठाती है, क्या मैं मसीहा बनना चाहता हूँ, क्या मैं इंसानियत की खिदमत करना चाहता हूँ, तो मैं फिर उसी को काम करूंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं मसीहा बनूं, मैं इंसान की खिदमत करूं, मैं डॉक्टर बन जाता हूँ। मैं लोगों की इलाज मुआवजे का इंतजाम करूंगा। मैं कई लोग मिलते हैं, मेरे एक स्टूडेंट है, फायज अरबाब उनका नाम है, उनकी कंपनी है आइको के नाम से। अब फायज जो है उसने UET फैसलाबाद से अपनी उसने पहली डिग्री की BSc की अ, इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसे हम कहते हैं, मैकेट्रॉनिक इंजीनियर है वो। वहां से वो फिर लम्स आया, लम्स में उसने अपनी आके मास्टर्स की। अब फायज अहबाब कुछ भी कर सकता था, ही इज एन इंजीनियर। लेकिन फायज की जिंदगी में सबसे बड़ा जो उसका जो इम्पैक्ट था वो उसकी दादी थी। दादी ने उसको पाला था, घर में रहती थी अपने बेटे के साथ। फायज उनका जो है वो शायद पहला ग्रैंडसन था, तो फायज बड़ा क्लोज था। और दादी जब ज़ईफ हो गई, तो वो दादी जो उससे बड़ी मोहब्बत करती थी वो चिड़चिड़ी हो गई। और उस दादी ने जो है, उसका मूड ऑफ रहता था। तो फाइज ने एक दिन बैठ के सोचा कि यार मेरी दादी बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी, मेरी बहुत ही मोहब्बत मुझे उससे, वो क्यों ऐसे हो गई है। फिर उसने सोचना शुरू किया, उसको प्रॉब्लम की समझ आनी शुरू की कि वो दादी फियर्सली इंडिपेंडेंट औरत थी, फियर्सली इंडिपेंडेंट। जब उसकी उम्र बढ़ गई और हिलना चुलना मुश्किल हो गया, वो बिस्तर से उतर नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, किसी ना किसी को आवाज देनी पड़ती थी, कोई आए मुझे लेके जाए। तो फाइज ने बैठ के व्हील चेयर डिजाइन की। उसने कहा मैं दादी के लिए व्हील चेयर बनाऊं, और उसने पहली व्हील चेयर बनाई। फिर उसने कहा कि दादी जो है, मैं चाहता हूं कि दादी को जो है कम से कम तकलीफ हो। उस व्हील चेयर में उसने मोटर लगाई, उस व्हील चेयर को उसने मोटराइज किया। फिर उसने कहा कई दफा दादी लेटी होती हैं बिस्तर पे, व्हील चेयर जो है वो दरवाजे के पास 5 फुट दूर है, 6 फुट दूर है, अब क्या होगा। तो कहा, मैं नहीं चाहता कि दादी आवाज दे किसी को कि फायज आओ मेरी व्हील चेयर दो। उसने मोबाइल ऐप बनाई, और उसने उस व्हील चेयर को उस मोबाइल ऐप के थ्रू, कंट्रोलर के थ्रू उसने कनेक्ट कर दिया। अब दादी जो है वो लेटी भी जो है अपनी व्हील चेयर अपने पास बुला सकती थी। फाइज ने उनको बैठ के उनके साथ टाइम गुजारा, उनको बताया गया दादी ये करना है। ठीक है जी। तो दादी ने करना शुरू किया, दादी का चिड़चिड़ापन कम हो गया, दादी जो है मुतहरिक हो गई। दादी ने कहा मैंने इसको मिलने जाना है, मैंने वहां जाना है, मैंने ये करना है। तो ये सारा कुछ हो गया। आज वही फाइज का बिजनेस है, सैकड़ों हजारों वो व्हील चेयर्स बना के लोगों को दे चुका, बिजनेस है उसका। ठीक है, तो ये है सारा तरीका कि बिजनेस कैसे बनता है। इकिगाई का मैंने आपको बताया कि पैशन। दूसरी चीज इकिगाई में जो है वो आपकी सलाहियत है, आपकी स्किल है। किसी ने पहले कहा था जी स्किल का, मैंने कहा था हाँ, वो स्किल इज समथिंग डिफरेंट।
स्किल जो है वो आपकी सलाहियत है, कि आप में सलाहियत क्या है। सोचने की सलाहियत है, हाथों से कुछ करने की सलाहियत है, मिट्टी का बर्तन बनाने की सलाहियत है। ठीक है ना। इंसान के हाथ जो है ना, अल्लाह ने हमें क्या क्या नहीं दिया। वो हमारे हाथ जो है ये 3D प्रिंटर्स हैं। 3D प्रिंटर्स। इंसान ने हजारों सालों से, लाखों सालों से, हजारों सालों से कम से कम, जो हमें रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, हाथों से चीजें बनाई हैं। हमारे हाथ में पत्थर आया तो हमने उसको तराशना शुरू कर दिया। उससे हमने एक टूल बना दिया। वो टूल क्या था? वो एरो हेड था। एरो हेड। जी। I'm more or less done today. I think we've got enough today in terms of design thinking है क्या, डिजाइन थिंकिंग के फवायद क्या हैं, फाउंडेशनल हमारी जो चीजें हैं वो क्या है। मैं इकिगाई की बात कर रहा था, जिसमें पैशन की बात हुई। फिर मैंने बात की आपकी स्किल की, कि आप में सलाहियत क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, आप एक्सपीरियंस किस चीज का है। ठीक है ना। तो ये स्किल आ जाता है, क्योंकि स्किल जरूरी है, मेरी नॉलेज जरूरी